आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इसका चैप्टर 5 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। क ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो चलिए पहले इसको करते हैं। क स्पिनिंग जेनिंग मशीन एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक साथ कई बुनकरों के बराबर कपड़ा बुना जा सकता था, अर्थात उस मशीन पर एक कारीगर कई कारीगरों के समान काम कर सकता था। स्पष्ट था कि यह मशीन लोगों से रोजगार छीन रही है, उनके घरेलू उद्योगों को खत्म कर रही थी। इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। ख है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। चलिए इसको करते हैं। ख 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों के गांव में जाने के दो मुख्य कारण थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की बढ़ती मांग, जिन्हें केवल शहर के स्तर पर पूरा नहीं किया जा सकता था, और दूसरा था गिल्ड्स का प्रभाव। गिल्ड्स व्यापारी संगठन होते थे जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करते थे और नए व्यापारियों को व्यापार में आने से रोकते थे। ग है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो चलिए इसको करते हैं। ग है, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। रियासतों पर अधिकार के द्वारा उन्हें व्यापार पर इजाज़ेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। नए बंदरगाह स्थापित किए गए। नए बंदरगाहों पर होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। इसलिए हम कह सकते हैं कि बढ़ती औपनिवेशिक शक्ति और नए बंदरगाहों के उदय ने सूरत बंदरगाह को हाशिए पर पहुंचा दिया। घ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को नियुक्त किया था। तो चलिए इसको करते हैं। घ गुमाश्ता कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी थे जो भारतीय बुनकरों द्वारा बनाए कपड़ों की जांच, उन पर निगरानी तथा तैयार माल इकट्ठा करते थे। कंपनी द्वारा बुनकरों को दिए गए कर्ज के दबाव में उन्हें अपना तैयार माल गुमाश्ता के अतिरिक्त किसी और को देने की इजाजत नहीं थी। ये गुमाश्ता बाहर के लोग होने की वजह से बुनकरों के साथ सख्ती से पेश आते थे और बुनकरों को उनके तैयार माल की कीमत बहुत कम देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखिए। क 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। ख 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो यह सही है, इसको टिक करना है। ग अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात की कमी आई। तो इसका आंसर भी गलत ही होगा, इसको क्रॉस करना है। घ फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो इसका आंसर सही होगा, इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। तो चलिए इसको करते हैं। पूर्व औद्योगिकरण को विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। कुछ इतिहासकार फैक्ट्रियों के उदय से पहले को पूर्व औद्योगिकरण का युग कहते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पूर्व औद्योगिकरण का युग वह युग था जब व्यापार बिना फैक्ट्रियों के आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था। यह एक ऐसा समय था जब व्यापारी गांवों तक पहुंच गए, रोजगार में उत्पादन में वृद्धि हुई तथा तैयार माल की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जाने लगी, जबकि उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर ही होता था। अब है चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो चलिए इसको करते हैं। नई तकनीक या मशीनें महंगी थी, व्यापारी उनके इस्तेमाल से डरते थे, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। ये मशीनें उत्पादन गुणवत्ता में भी हाथ से बनी चीजों से पीछे थी।
कई उद्योग ऐसे थे जिनकी मांग मौसम के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना अधिक पसंद करते थे। 3 है, मशीनों का प्रयोग उन वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता था जिनका उत्पादन तय किस्म तथा बड़ी संख्या में किया जाता था, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की भी काफी मांग थी जो हाथ से ही बनाई जा सकती थी। 4, हाथ से बनी चीजें परिष्कार और सम्मान का सूचक थी। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनका डिजाइन अच्छा होता था, इसलिए उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग भी हाथ से बनी चीजों को महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो चलिए इसको करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारी गुमाश्ता की भर्ती की। गुमाश्ता का मुख्य काम बुनकरों पर निगरानी रखना, तैयार माल इकट्ठा करना तथा तैयार माल की गुणवत्ता की जांच करना था। कंपनी ने बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज देना शुरू कर दिया। कर्ज के लिए बुनकरों पर तैयार माल किसी दूसरे व्यापारी को बेचने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदकर लागतों में कमी की। कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाते हुए कपड़ा व्यापार पर लगभग एकाधिकार जमा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए एक लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर लेख लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। ब्रिटेन में कपास उद्योग औद्योगिकरण से पहले ही शुरू हो गया था। जब ब्रिटेन के व्यापारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल की आपूर्ति के लिए गांवों की तरफ रुख किया था। इंग्लैंड में कारखाने 1730 में खुले। 18वीं सदी के अंत तक उनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। जैसे 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, जो 1787 में बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। 18वीं सदी के अंत तक सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो गई थी, जिससे कपड़े के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन कारखानों में दिन रात उत्पादन होने लगा। 1840 तक सूती उद्योग तथा कपास उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। बाद में कपास का स्थान स्टील और लोहे ने ले लिया। 19वीं सदी के अंत तक भी घरेलू उद्योग का कपड़ा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि व्यापारी महंगी तथा अविश्वसनीय मशीनों के प्रयोग से डरते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।